दोस्तों, अगर आप एक बिगिनर हो और आपने म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट कर दी है और आपको लगता है अब तो सारी चीज़ें सेट हैं, तो ऐसा नहीं है। आज भी 70% से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हैं जो उनके 20 साल के कॉर्पस में 8 से 12 लाख रुपए तक का डिफरेंस ला सकती हैं। और इन गलतियों को आप उनके फंड का नाम देखकर या उनके रिटर्न्स देखकर नहीं समझ सकते। ये गलतियां काफ़ी डीप हैं और इनमें से काफ़ी सारी गलतियों के बारे में तो यूट्यूब पर किसी ने डिस्कस ही नहीं किया है। और अगर आप इनमें से एक भी गलती कर रहे हो तो आपका पैसा आपके अगेंस्ट में काम कर रहा है। देखते रहिए। दोस्तों, पहली गलती होती है डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान। काफी सारे लोग म्यूचुअल फंड किसी ना किसी बैंक से या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदते हैं, बिना ये जाने कि हर एक म्यूचुअल फंड का एक डायरेक्ट प्लान भी होता है जिसका एक्सपेंस रेशियो ऑलमोस्ट आधा होता है। इसे मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। यहां पर मैं वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन वेबसाइट का यूज कर रहा हूं। ये काफी ज्यादा फेमस है अगर आपको म्यूचुअल फंड्स की डिटेल्स चाहिए तो। एंड यहां पर मैंने काफी फेमस म्यूचुअल फंड लिया है, वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। अब इसका अभी डायरेक्ट प्लान आपको दिख रहा होगा, ये डायरेक्ट प्लान है। तो यहाँ पर आप इसका एक्सपेंस रेशियो देखना है तो यहाँ पर आप अदर्स पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पर आपको एक्सपेंस रेशियो दिखेगा इसका, वो है 0.53%। अभी ये इसका डायरेक्ट प्लान है, यानी इसमें एक्सपेंस रेशियो कम है। अभी इसका अगर मैं रेगुलर प्लान करूंगा फिर उसके बाद आप इसका एक्सपेंस रेशियो देखना। यहां से आप इसका रेगुलर प्लान कर लीजिए। इसके बाद इसका एक्सपेंस रेशियो देखने के लिए आपको अदर पे क्लिक करना होगा। तो यहां पर आप इसका एक्सपेंस रेशियो देखिए 1.05%। अभी 0.53% था और अब 1.05% है, यानी ऑलमोस्ट यहां पर डबल एक्सपेंस रेशियो हो गया। अब पहले आपको यह क्लियर करूं कि एक्सपेंस रेशियो होता क्या है। एक्सपेंस रेशियो एक म्यूचुअल फंड हाउस के द्वारा एक फीस ली जाती है क्योंकि वो आपके पैसे को मैनेज कर रहे हैं। वहां पर फंड मैनेजर काफी ज्यादा रिसर्च करता है, अपने डिसीजंस लेता है। वहां पर आपके लिए एक टीम काम कर रही होती है जो अलग अलग रिपोर्ट बनाती है कि किस सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए। तो उसके लिए आपसे एक फीस ली जाती है जिससे बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। अब ये एक्सपेंस रेशियो दो तरीके से लिया जाता है। एक तो फंड हाउस अपना एक्सपेंस रेशियो लेता है, दूसरा एक्सपेंस रेशियो जो इसमें ऐड किया जाता है ये होता है डिस्ट्रीब्यूटर का। अब वो बैंक हो सकता है या कोई और भी डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है। जैसे आपने LIC में देखा होगा, जो एजेंट होते हैं वो आपसे पॉलिसी के लिए जिद करते हैं कि पॉलिसी ले लीजिए, उसी तरीके का केस यहाँ पर है। तो अगर आप डायरेक्ट प्लान के थ्रू नहीं जाते म्यूचुअल फंड में, आप किसी रेगुलर प्लान के थ्रू जाते हो, इसका मतलब ये है कि फंड हाउस का एक्सपेंस रेशियो तो जा ही रहा है, इसके अलावा इसमें जो कमीशन है जो या तो किसी डिस्ट्रीब्यूटर का है या किसी बैंक का है वो भी आपसे लिया जा रहा है। तो जब आप कोई भी SIP करते हो, चाहे आप 100 रुपए की SIP करते हो या आप 500 रुपए की या कितनी भी SIP करते हो, उसमें से अब डबल एक्सपेंस रेशियो लगेगा अगर आप रेगुलर प्लान के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो। तो क्या इसका मतलब यह है कि रेगुलर प्लान में म्यूचुअल फंड लेना काफी बेकार होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप ये समझिए कि रेगुलर प्लान में म्यूचुअल फंड लिया कब जाता है। तो रेगुलर प्लान में म्यूचुअल फंड तब लिया जाता है जब आपको म्यूचुअल फंड की नॉलेज नहीं है, आपको कोई गाइडेंस दे रहा है। तो जो गाइडेंस दे रहा है उसका कमीशन ऐड होता है, तब वो जाकर रेगुलर प्लान में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर आप किसी से गाइडेंस नहीं ले रहे हो तो वहां पर फिर आपको रेगुलर प्लान में जाने की जरूरत नहीं है। वहां पर आप किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ जाकर आराम से अपना फंड खरीद सकते हो डायरेक्ट प्लान में। दोस्तों, अब तक अगर इस वीडियो से थोड़ी सी वैल्यू मिलती है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके लिए सब्सक्राइब करना फ्री है, लेकिन एक क्रिएटर के तौर पर मेरे लिए बहुत बहुत जरूरी है। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न देखना। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आपको पराग पारिक के 2 साल के रिटर्न दिख रहे हैं 3.70, 5 साल के आप देखोगे आपको दिख रहे हैं 13.20%। तो ये पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न है। इसमें मार्केट क्रैश भी आ सकता है, इसमें अगर मार्केट ने रैली दिखाई है तो वो भी आ सकती है। अब इससे आपको क्लियर पिक्चर नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल, ये जहां से रिटर्न दिखा रहा है उसी टाइम पर हो सकता है मार्केट ने रैली दिखाई हो, उससे पीछे मार्केट ने रैली ही नहीं दिखाई, यानी मार्केट स्टेबल था, मार्केट में करेक्शन फेज चल रहा था। तो अब यहां पर आपको ये ज्यादा रिटर्न्स दिख सकते हैं, तो ये आपको क्लियर पिक्चर नहीं देते। क्लियर पिक्चर देखने के लिए आपको रोलिंग रिटर्न्स को देखना होगा। रोलिंग रिटर्न्स वैसे तो सारी वेबसाइट आपको पैसे देके दिखाती हैं, लेकिन इसके लिए एक फ्री वेबसाइट है, वहां पर आप जाके देख सकते हो, जिसका नाम है rupee-west.com। एंड यहाँ पर आपको टूल्स में जाना है, यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड रोलिंग रिटर्न्स पर क्लिक करोगे। इसके बाद आप यहाँ पर आप अपना फंड सर्च कर सकते हो। मैंने पहले ही कर लिया है। तो पहले मैं आपको वो बता देता हूँ कि रोलिंग रिटर्न्स कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं। तो रोलिंग रिटर्न्स ना एक एक दिन आगे खिसका के कैलकुलेट किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक का एक रिटर्न निकलेगा। उसके बाद 2 जनवरी 2025 से 1 जनवरी 2026 अब इसका एक रिटर्न निकलेगा। तो इस तरीके से आगे खिसका खिसका के एक एक रिटर्न निकालेंगे, फिर उन सारे रिटर्न को मिला के एक एवरेज उसका निकाला जाता है। तो वो जो अब आपको रिटर्न दिख रहा है रोलिंग रिटर्न, ये आपको क्लियर पिक्चर देता है कि इस फंड ने हर दिन इतने % के रिटर्न दिए। तो यहाँ पर आप इसके देख सकते हो, आपको एवरेज जो रिटर्न दिखा रहा है वो है 22.82%। ये रोलिंग रिटर्न है। एंड यहाँ पर आपको एक चीज और दिखाई देती है कि इसने लेस देन 0% के रिटर्न कब दिए हैं।
कभी नहीं दिए। माइनस में ये फंड कभी गया है? कभी नहीं गया। 10 से 20% के रिटर्न इसने कितनी बार दिए हैं? वो है 19.51 टाइम्स। 20 से 30% के बीच में ये कितने टाइम रहता है? तो वो है 72। उसके बाद मोर देन 30% के रिटर्न इसने कब दिए हैं? तो वो है 8.02। तो यहाँ से आपको फंड की क्लियर पिक्चर मिलती है कि क्या ये फंड कभी माइनस के रिटर्न देता है या नहीं देता, या ये कभी 0% के रिटर्न देता है, या ये कितने ज़्यादा परसेंट टाइम ऊपर रहता है, कितने नीचे रहता है। यानी कि यहाँ से आपको पूरी क्लियर पिक्चर मिलती है। तो कभी भी पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न नहीं देखने हैं आपको, हमेशा आपको रोलिंग रिटर्न्स देखने हैं। तीसरी गलती है फंड मैनेजर को इग्नोर करना। आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर आप किसी बस में ट्रेवल कर रहे हो और उस बस का एक्सीडेंट हो जाता है, तो अब उस एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार कौन होगा? जाहिर सी बात है, उस बस के ड्राइवर को पकड़ा जाएगा कि भाई तूने एक्सीडेंट किया है। लेकिन आप जब किसी फंड में पैसा लगाते हो तो वो फंड ऑटोमेटिक तरीके से थोड़ी काम कर रहा है। उस फंड को कोई चलाने वाला फंड मैनेजर है जो डिसीजंस लेता है कि मुझे किस स्टॉक में कितना पैसा लगाना है, किस सेक्टर में कितना पैसा लगाना है। तो आपको उस फंड मैनेजर का तो पता होना चाहिए ना कि वो किस तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। और आप मुझे अपना बताइए कि जिस फंड में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या आपको उसके फंड मैनेजर का नाम भी पता है? ट्रैक रिकॉर्ड तो भूल ही जाओ, कोई देखता ही नहीं है। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड कितना जरूरी है मैं आपको बताता हूं। ये पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड है, ये काफी फेमस है, इसमें काफी लोग इन्वेस्ट करते हैं। इस पूरे फंड की जो परफॉर्मेंस है वो सिर्फ एक नाम के ऊपर डिपेंड है, और वो नाम है राजीव ठक्कर। ये इस फंड को 2013 से चला रहे हैं, यानी 13 मई 2013 से चला रहे हैं। तो इस फंड की जो पूरी परफॉर्मेंस है, ये फंड जो ज़्यादा पॉपुलर हुआ है वो इस नाम की वजह से हुआ है, क्योंकि राजीव ठक्कर इस फंड के मैनेजर हैं और ये इस फंड में सारे डिसीजंस लेते हैं। इसकी वजह से ही ये फंड इतने ज़्यादा रिटर्न दे पा रहा है। तो अगर आप किसी भी फंड का एनालिसिस करते हो, आपने रोलिंग रिटर्न्स देख लिया, एक्सपेंस रेशियो भी देख लिया, लेकिन मेरे भाई सबसे पहले आप उसका जाकर फंड मैनेजर को पकड़ो कि वो कौन है, कब से वो इस फंड को मैनेज कर रहा है। और एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है, जब आप फंड में किसी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्या उसका फंड मैनेजर बीच में बदल दिया गया है? क्योंकि अगर फंड मैनेजर बदल दिया तो उस फंड में जो भी अब सारे डिसीजंस होंगे अब वो कोई और ले रहा है उसकी जगह। तो जो फंड का जो मूवमेंट है, जो भी उसका बिहेवियर है, वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है उसका रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा हो, वो ज़्यादा रिस्की स्टॉक्स में पैसा लगा रहा है। तो उस केस में आपके लिए फंड मैनेजर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अब जेमिनी या चैट जीपीटी पे जाके किसी फंड मैनेजर, किसी फंड का नाम डालकर, उसके फंड मैनेजर का नाम डालकर उसके बारे में बेसिक जानकारी ले सकते हो कि वो इस फंड को कब से मैनेज कर रहे हैं, इनका रिस्क एपेटाइट क्या है, वो किस तरीके से स्टॉक्स खरीदते हैं, किन कंपनीज में उनको ज़्यादा रुचि आती है, किस सेक्टर पर वो ज़्यादा बुलिश हैं। इस तरीके से आपको उनके जो फंड मैनेजर हैं उसका एक क्लियर पिक्चर मिलेगा, आपको पता लगेगा कि ये किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं पैसा। और अगर आप किसी फंड मैनेजर के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो आपको उनके यूट्यूब पर काफ़ी सारे पॉडकास्ट मिल जाएंगे और इंटरव्यू मिल जाएंगे, उनको भी आप देखकर उनके माइंडसेट का पता लगा सकते हो। चौथी गलती है एयूएम को जरूरत से ज़्यादा प्रायोरिटी देना। देखो, लोगों के दिमाग में ना एक ये इमेज बन गई है कि जिस फंड का एयूएम ज़्यादा है, एयूएम यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, उस फंड में कितना ज़्यादा लोगों का पैसा लगा हुआ है। तो लोगों के दिमाग में ये पिक्चर बन गई है कि जिस फंड का एयूएम ज़्यादा है, जिसमें लोगों ने ज़्यादा पैसा लगाया है, वो फंड काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है और वो सेफ है। लेकिन ये लार्ज कैप में तो ठीक है, लेकिन स्मॉल कैप में ये उल्टा हो जाता है। आप एक चीज़ समझिए, स्मॉल कैप में फंड मैनेजर के पास ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वो अपना पैसा काफ़ी सारी कंपनी में लगा सकता है। लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर फंड का साइज बढ़ जाता है ना, तो कंपनी का साइज छोटा है। अब फंड का साइज इतना बड़ा है कि उसे अगर उसमें ज़्यादा पैसा डालना है तो वो डाल ही नहीं सकता, क्योंकि उस कंपनी में लिक्विडिटी इतनी नहीं है। तो वो फिर उसमें पैसा लगा ही नहीं पाएगा, क्योंकि फंड का साइज बड़ा हो चुका है धीरे धीरे, क्योंकि ज़्यादा लोगों ने उसमें पैसा डाल दिया। तो फंड का साइज बढ़ गया, लेकिन जो कंपनी है उसका साइज छोटा है, तो वो उसमें पैसा लगाना भी चाहे, उस कंपनी में ग्रोथ भी होगी, तब भी वो उस केस में पैसा उसमें लगा नहीं सकता, क्योंकि उसकी मजबूरी है, क्योंकि फंड का साइज काफ़ी बढ़ चुका है और कंपनी काफ़ी छोटी है। इसलिए बड़ा एयूएम हमेशा अच्छा नहीं होता, खास करके जब स्मॉल कैप और मिड कैप की बात आती है, तो वहाँ पर जितना मीडियम या स्मॉल साइज होगा एयूएम का, उतना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही किसी स्मॉल एयूएम वाले फंड में पैसा लगा दो, तो ये आपको खुद से देखना पड़ेगा। पांचवी गलती है एग्जिट लोड और लॉक इन स्ट्रक्चर को ना समझना। लोग फ्लो में आके किसी भी फंड में पैसा तो इन्वेस्ट कर देते हैं स्टार्टिंग में, और फिर उन्हें उनका कोई फ्रेंड बताएगा कि यार मैं तो इस वाले में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये वाला फंड ज्यादा बेहतर है, तो अब वो सीधा यहाँ से पैसा निकालेंगे और इस फंड में लगा देंगे। देखो, मोस्टली हर इक्विटी फंड में एक एग्जिट लोड लगता है। एग्जिट लोड यानी कि एक टाइम पीरियड से पहले अगर आप पैसा निकालते हो तो फिर आप जो भी पैसा निकाल रहे हो उस पर आपको एक एग्जिट लोड देना पड़ेगा। इसका नाम भी है ना, एग्जिट लोड, तो आपको लोड देना पड़ेगा। वो 1% तक होता है। तो अब अगर आपने इस तरीके से पैसा निकाला तो आपके रिटर्न्स तो भूल ही जाओ, मतलब रिटर्न्स जो भी मिलेंगे वो मिलेंगे ही, लेकिन उसमें आपको 1% का एग्जिट लोड अलग से देना पड़ेगा। अब काफी सारे लोग इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं
कि मैंने तो 2 साल पहले एसआईपी स्टार्ट की थी, एसआईपी अब तक कर रहे हैं, पिछले महीने भी गई है, तो मेरे फंड में इन्वेस्टमेंट को तो 1 साल से ज़्यादा ही हो गया। भाई ऐसे कैलकुलेट नहीं किया जाता। आपकी जो लास्ट 12 महीने की एसआईपी है ना, लास्ट 11 महीने की, उनको तो 1 साल हुआ ही नहीं है, उनको तो अभी 7 या 8 महीने हुए होंगे। तो अगर आप उस पैसे को भी निकालोगे तो उस पैसे पर भी आपको एग्जिट लोड देना होगा। तो अगर आपको पूरा म्यूचुअल फंड का जो कॉर्पस निकालना भी है ना, तो पहले एसआईपी रोक दीजिए, उसके 1 साल बाद निकालिए। जब आप इन्वेस्टमेंट रोक दोगे उसके 1 साल या 13 महीने या 14 महीने बाद उसे निकालोगे, तो फिर उस केस में आप पर एग्जिट लोड नहीं लगेगा। छठवीं गलती है पोर्टफोलियो ओवरलैप। पहले आप एक चीज समझिए, जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो हर फंड मैनेजर के लिए ना एक बाउंड्री डिसाइड की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप लार्ज कैप फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो टॉप 100 जो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग कंपनीज हैं, उन्हीं में से फंड मैनेजर को कंपनीज में इन्वेस्ट करना होगा। वो 100 से नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि वहां से फिर मिड कैप वाली कैटेगरी स्टार्ट हो जाएगी। तो जब आप 2 से ज्यादा 4-5 म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो पहले ना उनकी कैटेगरीज को देखना काफी ज्यादा जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने एक लार्ज कैप फंड में पैसा इन्वेस्ट कर दिया और दूसरा ब्लू चिप वाले किसी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो अब इन दोनों को ना बड़ी कंपनीज ही चूज करनी है। तो वहां पर आपका 50 से 60% तो ओवरलैप ही हो जाएगा, क्योंकि सेम कंपनीज में लार्ज कैप भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और सेम कंपनीज में ब्लू चिप जो म्यूचुअल फंड है वो भी इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहां पर आपको डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिला, यहां पर आपने रिस्क अपनी और बढ़ा ली है उसी कंपनीज में। तो आपको ना अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप ज्यादा म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तभी आपको सही डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने एक लार्ज कैप में कर दिया और एक स्मॉल कैप में कर दिया, तो इनका ना बाउंड्री काफी अलग है। ये स्मॉल कैप छोटी कंपनीज में लगाएंगे, ये बड़ी कंपनीज में लगाएंगे। लेकिन अगर आप एक ही तरह जैसे लगा देते हो, ब्लू चिप है या लार्ज कैप है, या आप 2 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ले लेते हो, तो वहां पर आपको डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिल रहा, सेम कंपनीज में ही आपका पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो बेहतर है किसी एक कैटेगरी का एक अच्छा फंड चूज करो, उसके अलावा उस कैटेगरी से बाहर रहिए, दूसरी कैटेगरी में इन्वेस्ट करिए। 7वीं गलती है इन्वेस्टिंग इन लार्ज कैप एक्टिव फंड। अब एक्टिव फंड, पैसिव फंड तो आपको पता ही होगा, नहीं पता मैं शॉर्ट में कवर कर देता हूं। पैसिव फंड में फंड मैनेजर कोई डिसीजन नहीं लेता, इसमें किसी ना किसी इंडेक्स को फॉलो किया जाता है। एक्टिव फंड में फंड मैनेजर रिसर्च करेगा, उसके बेस पर कंपनीज को चूज करेगा और आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा। तो इसे बोलते हैं एक्टिव, क्योंकि फंड मैनेजर इसमें एक्टिवली काम कर रहा है, और इसे बोलते हैं पैसिव। अब जब आप किसी एक्टिव फंड में लार्ज कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर ऑलरेडी मैंने आपको बताया ना अभी कि फंड मैनेजर की बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकता। तो लार्ज कैप की बाउंड्री होती है टॉप 100 कंपनीज, तो वो टॉप 100 में से ही चूज करना पड़ेगा उसे, वो उससे बाहर नहीं जा सकता। तो अगर आपको टॉप 100 कंपनीज में से ही चूज करना है तो 50 कंपनीज का ऑलरेडी आपको निफ्टी 50 इंडेक्स ही मिल रहा है। तो आप एक्टिव फंड में क्यों एक्सपेंस रेशियो ज्यादा दे रहे हो, जब आपको इंडेक्स फंड में ही वो ऑप्शन मिल रहा है कि वहां पर आपकी टॉप 50 कंपनीज ऑलरेडी चूज कर दी गई हैं, वहां पर आपका एक्सपेंस रेशियो भी कम है, फंड मैनेजर के ऊपर रिलाई भी नहीं करना। तो अगर आप लार्ज कैप में एक्टिव फंड की तरफ जा रहे हो तो मत जाइए, वहां पर कोई सेंस नहीं बनाता। उससे बेहतर है आप निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट करो, वहां पर आपका एक्सपेंस रेशियो भी कम होगा और आपको फंड मैनेजर के डिसीजंस पर रिलाई भी नहीं करना होगा। 8वीं गलती है अंडरलाइंग एसेट्स को ना समझना, और ये गलती सबसे ज्यादा बिगिनर्स करते हैं। देखो भाई, जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो अगर वो म्यूचुअल फंड परफॉर्म नहीं कर रहा तो ज्यादातर चांसेस हैं कि उसमें म्यूचुअल फंड की प्रॉब्लम नहीं है, उसमें उस अंडरलाइंग एसेट की प्रॉब्लम है जिसमें पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने निफ्टी 50 के किसी इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट किया और अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो इसमें उस फंड की गलती नहीं है, उस निफ्टी 50 इंडेक्स की गलती है। एक्चुअल में देखा जाए तो उस इंडेक्स की भी गलती नहीं है, उन कंपनीज की गलती है क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर रही। एक्चुअल में देखा जाए तो कंपनीज की भी गलती नहीं है, कंपनीज के प्रॉफिट नहीं बढ़ रहे, और उससे भी एक्चुअल में देखा जाए तो कंपनीज के प्रॉफिट की भी गलती नहीं है क्योंकि उनका बिजनेस आप नहीं चलने दे रहे। प्रॉब्लम किसकी है? तो सीधी सी बात यह है कि फंड मैनेजर की गलती नहीं होती, उस अंडरलाइंग एसेट की गलती होती है, वो परफॉर्म नहीं कर रहा इसलिए आपका फंड भी परफॉर्म नहीं कर रहा। ये बार बार इसकी वजह से आपको फंड चेंज करने की जरूरत नहीं है। लास्ट गलती है शॉर्ट टर्म व्यू। देखो, जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो ना तो वहां पर रातों रात कुछ नहीं होने वाला, ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी है। तो यहाँ पर सिर्फ वही पैसा आपको डालना है जिसे आप लंबे समय तक निवेश कर सकते हो। आपको वो पैसा नहीं डालना जिसकी जरूरत आपको 1 साल बाद है या 2 साल बाद है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो ना तो कायदे से तो वहां पर आपको ना एक पूरे प्लान के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए कि मैं इतनी एसआईपी करूंगा, इतने टाइम तक करूंगा। अदरवाइज सिर्फ आप इसमें इसलिए पैसा ला रहे हो कि बस आपको इन्वेस्टिंग का फोमो हो गया है, बस जल्दी से सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं भी कर देता हूं,
मुझे भी पीछे नहीं रहना। ये कोई सही अप्रोच नहीं है। हमेशा प्लान के थ्रू आइए कि इतना पैसा मुझे इन्वेस्ट करना है इतने टाइम तक, और आपकी एक्सपेक्टेशन भी सही होनी चाहिए उस म्यूचुअल फंड से। रोलिंग रिटर्न्स वगैरह देख के, टाइम होराइजन देख के, एंड उसके बावजूद इसमें कोई गारंटी नहीं होती। ये पूरा मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मार्केट ही अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो फंड मैनेजर कहाँ से आपके लिए रिटर्न निकाल देगा। सो आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सिर्फ वही पैसा लाओ जिसे आप लंबे समय तक निवेश कर सकते हो, और सही एक्सपेक्टेशन के साथ आओ। फालतू की एक्सपेक्टेशन मत लगाओ कि इतने सालों में मेरा पैसा इतना हो जाएगा। सो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब इस वीडियो से आपने म्यूचुअल फंड्स की मिस्टेक्स के बारे में तो सीख लिया, लेकिन अगर आपको ETF की गलतियों के बारे में जानना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूं। अब आपसे मेरी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।